Uh, we have discussed family as a social institution. Then we have discussed politics as a social institution. Then also, we also discussed the religion as a social institution. Right now, we are going to move towards educational institution. ठीक है कि educational institution क्या है और ये कैसे काम करता है. ठीक है. It is sensitive to bring social change. ठीक है. इंस्ट्रूमेंटल दैट सोसाइटी नीड्स. यूजुअली क्या होता है हमारे माशरे में जो सोशल चेंज लाना होता है वो बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. तो इसको चेंज को हासिल करने के लिए, कोई भी सोशल चेंज हमारे माशरे में लाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का किरदार बहुत अहम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल होता है. ठीक है. ये हमारे माशरे में जो ट्रेडिशनल कल्चरल पैटर्न्स है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड है, वो ट्रांसफर करते हैं. और ये हमें ज्यादातर ट्रूथ्स, फैक्ट्स और फिगर्स को समझने के लिए हमारी मदद करता है. और ये हमारे माशरे में जो चेंजेस आनी होती है, जो हमारे माशरे में जो डेवलपमेंट या ग्रोथ या जो एडवांसमेंट आनी होती है, उसको इनिशिएट भी यही करता है. कि कोई भी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, इनोवेशन है, वो तमाम किस चीज का रिजल्ट होती है, वो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ही होती है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही उसको स्टूडेंट्स के माइंड में जनरेट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक पौधे को, एक सीड को पूरा बाकायदा से जो है ना वो एक दरख्त नुमा बना देता है. ठीक है. तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. Society teaches education to individuals or youth and enable them to be successful adults. यानी हमारे माशरे में यूजुअली क्या होता है, a person is a successful when he equips himself with the knowledge. ठीक है. when he learns, when he acquires knowledge. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ फील्ड्स की. जिस फील्ड में आपके इंटरेस्ट होते हैं उस फील्ड का आपको जो है ना नॉलेज प्रोवाइड करता है. और ये आपके जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को यूज करते हुए आपको एक सक्सेसफुल सिटीजन बनाता है. जब सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती है तो उसकी जो एजुकेशनल की जो नीड होती है वो भी चेंज होती रहती है. ठीक है. तो इंसान जो है ना, सोसाइटी गेट्स कॉम्प्लेक्स, दे डेवलप स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कैरी ऑन स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पसेस. यानी हमारा माशरा क्या है, एक वक्त में ये बहुत ज्यादा सिंपल माशरा था जब सिर्फ तख्तियां लिखी जाती थी, जब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास देखने को नहीं मिली थी. लेकिन जैसे जैसे माशरा डेवलप होता है, जैसे जैसे नीड्स और डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे डेवलप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हमारे बनते जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या टेक्निकल एजुकेशन है, या एक्स्ट्रा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो तमाम तभी बने जब माशरे में उसकी जरूरियात देखी गई. ठीक है. तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये तमाम हमें फॉर्मल एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और बाकी कुछ इस तरह के इदारे जो हमें इनफॉर्मली पढ़ाते हैं, समझाते हैं. वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं. ये हमारे माशरे को स्टेबलाइज करता है. यूजुअली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब सोशल ऑर्डर नहीं होता, सोशल कंट्रोल नहीं होता, तो हमारा माशरा बहुत ज्यादा डेविएट करता है, डिलिंक्वेंट बन जाता है, चीजों को वायलेट करता है, ऑफेंसेस करने लग जाते हैं. तो ऐसी सूरत में क्या होता है, हमारा जो माशरा है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, और डिस्टेबलाइज होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं. तो एजुकेशन का काम ये होता है कि एजुकेशन हमारे माशरे को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है. और जब ये स्टेबलाइज हो जाता है तो इनकी जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो सारे माशरे के लोगों में देखी जाती है. ये चेंज लाने के लिए तौर पर एजेंट के तौर पे काम करता है. इसको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल या आइडियोलॉजिकल फोर्सेज होते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल जो हमारे इदारे होते हैं वो उनको गाइड करते हैं. ठीक है. टाइम के मुताबिक, स्पेस के मुताबिक, कि आपने कौन से इलाके में रहकर या कौन से वक्त में रहकर क्या काम करना है. ठीक है. सो इट मेक्स ईच जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यानी आपने देखा होगा हर जनरेशन अपने पेरेंट्स से दो गुना आगे होते हैं. ठीक है. थोड़ा सा आगे होते हैं. क्यों? क्योंकि सोसाइटी के नीड्स चेंज हो गए. हमारे वालदेन ने या हमारे बड़ों ने स्कूल्स में जाकर जो है ना उन्होंने सिंपल सी उर्दू सीखी और सिंपल से काम सीखे. लेकिन आज हमारे स्कूल में जो बच्चों को ग्रेजुएट कराया जाता है तो उनको इंग्लिश भी आती है, उनको कंप्यूटर भी आता है, उनको बहुत सारे टेक्निकल चीजें आती हैं. तो ये क्या है हमारे पास, ये सोशल चेंज लाने का एजेंट है. और हर पुराना जनरेशन नया जनरेशन पुराने जनरेशन से एडवांस होता है, मॉडर्न होता है, स्पेशलाइज होता है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन.
ये इंसान को इक्विप करता है स्किल्स टेक्निक्स के जरिए से, जिसके जिसकी बदौलत जो है ना इंसान क्या करता है, अपने माशरे में आने वाले तमाम चैलेंजेस को फेस कर सकता है। एंड इट आल्सो सपोर्ट्स human beings to counter the challenges and fulfill their needs. It helps the individual to socialize himself and to be the useful member of the society, because without being the successful person, without being the productive citizen of the society won't accept you, and society won't regard you as the best member of the society. So therefore, it is very important that educational institutions should play its role in order to facilitate all the members of the society. Education is derived from basically from the Latin word educare, which means to develop in people their habits and attitudes to face future. यानी आपको अपने मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस का सामना कराने के लिए जो आपको तैयार किया जाता है वो बेसिकली एजुकेशन ही कहलाता है, ठीक है। देन डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें सिंपल है। एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है, जॉन डेवी ये कहता है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हो बार बार, मिसाल के तौर पर आपने चाइल्डहुड में आपका एक एक्सपीरियंस था, फिर आपका अडल्टहुड में एक एक्सपीरियंस आया, आज आपका अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान मिसाल के तौर पे एक एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट के बाद अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आफ्टर गेटिंग मैरिड अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है, ये आपकी लर्निंग हो रही है और आपका एक्सपीरियंस ग्रो कर रहा है। तो जब भी आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है तो उसे आप एजुकेशन कह सकते हो। एजुकेशन इज नॉट ओनली कि आपको स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में व्हाइट बोर्ड पे टीचर आए पढ़ाए। एजुकेशन कुछ और है, ठीक है। और एजुकेशन तो ये है फॉर्मली चलो पढ़ा दिया आपको, लेकिन जो इल्म होता है ना, वो इल्म इंसान हर जगह से सीखता है। इंसान दीवार पर लिखे हुए एक लाइन से भी इल्म हासिल कर लेता है, ठीक है। तो इंसान के माइंड को डेवलप करना, अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर रहा है बहुत फेमस, वो ये कहता है कि जब इंसान की जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ मैंस माइंड, ये इसकी एजुकेशन होती है। जरूरी नहीं है कि ये किताबों के जरिए से हो, जरूरी नहीं है कि ये उस्तादों के जरिए से हो, ये क्लाइमेट नेचर खुद भी कर लेता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने नहीं बताया कि आपने खाना मुंह में डालना है, ठीक है, खाना खाते वक्त में वाला बनाना है और उसको मुंह में डालना है, ये आप नेचुरली सीख लेते हो, आप लोगों को इमिटेट करने से सीख लेते हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबे डुबे कहता है कि एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज बाय ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स। कि एजुकेशन क्या है, जब आप किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी में अगर नॉलेज स्किल्स या नॉर्म्स एंड वैल्यूज ट्रांसफर करते हो तो उसे हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन के बेइंतहा हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि क्यों हम तालीम हासिल करते हैं, क्यों हम तालीम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे अहम मकसद ये है कि ये इंसान में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। कि इंसान क्या है, इंसान कैसे है और इंसान को क्या करना चाहिए। यानी क्रिटिकल थिंकिंग से मुराद ये वो अपने बारे में सोचता है, अपने मसाइल के बारे में सोचता है, ठीक है। अपने मसाइल के बारे में सोचता है, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में सोचता है, अपने नीड्स के बारे में सोचता है। और फिर इंसान शुरू से जो है ना वो इन सर्च ऑफ नॉलेज रहा है, ठीक है। तो जब भी वो नॉलेज और विर्चू और ट्रुथ की तलाश करता है तो उसके लिए एजुकेशन जो है ना सबसे अहम टूल साबित होता है। और वो एक ऐसा ट्रूथ वो करता है, तलाश करने की कोशिश करता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जिस पर जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो, जिसको सामने रखते हुए वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकता हो, जिसकी सामने रखते हुए वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। सो देयर फॉर एजुकेशन में बहुत सारे एम है। ये इस तरह ये आ सकता है कि भाई आपकी किसी की जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एजुकेशन का किरदार क्या है, ठीक है, या इंसान किस तरीके से एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा सकता है, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स किस तरह लाई जा सकती हैं। तो वो तमाम चीजें यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के मल्टीपल टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स है। कुछ टाइप्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप ये समझ सकेंगे कि इंसान किस तरीके से एजुकेशन को अपने को आपको रिफॉर्म करता है, हाउ ही डेवलप्स हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जिनका एम और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर इनको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी जाती है। जैसे आपने अर्ली स्टेजेस की एजुकेशन हासिल करनी है तो आप स्कूल जाएंगे, फिर आप कॉलेज जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर अगर आपने कहीं पर विकेशनल ट्रेनिंग हासिल करनी है, कहीं पर सिलाई कढ़ाई सीखनी है, कहीं पर आपने
कोई जो है ना फिटनेस करना है, तो आप फॉर्मली आप क्या करते हो, आप उन्हें डिपार्टमेंट्स में जाते हो या आप उन इंस्टीट्यूशन में जाते हो और वहां पर आप फॉर्मली अपने आप को क्या करते हो, इनरोल करते हो, और इनरोल करने के बाद आपको जो है ना डिग्रीज वगैरह अलॉट की जाती है। तो इट प्रोवाइड्स डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास, यानी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का या फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि ये आपको एट द एंड ऑफ द डे, एट द कंप्लीशन ऑफ द सेशन, ठीक है, जो टाइम लिमिटेड सेशन होता है, उसमें आपसे एग्जाम्स लेते हैं, आपसे क्विज असाइनमेंट प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको डिग्रीज अवार्ड की जाती है। तो जिस चीज में आपको डिग्रीज अवार्ड की जाए, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आप साइन करके एडमिशन लेते हैं एक प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए से, तो वो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। फिर हमारे पास याद याद रखें कि यहाँ पर ये एग्जाम और डिग्रीज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल इज इम्पार्टेड बाय पेरेंट्स, प्लेमेट्स एंड नेबर्स। यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, ये सोशलाइजेशन के दौरान, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दौरान, बिहेवियर फॉर्मेशन के दौरान ये अक्सर काम करते हैं। और हमारे जो प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं या जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, ठीक है, वो हमारे हमें ये चीजें सिखाते हैं। उसमें हमारे वालिदैन आ सकते हैं, हमारे दोस्त आ सकते हैं, हमारे हमसाए आ सकते हैं। और ये ज्यादा इसका जो फोकस होता है वो इंसान को कल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल्स या टेक्निक्स प्रोवाइड करने पर इनका ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि बाकी उनके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए होते हैं। यहाँ पर कोई डिग्रीज नहीं होती, कोई सेशंस नहीं होते हैं, कोई एग्जाम्स नहीं होते, बस यहाँ पर ये थ्रू आउट द लाइफ इंसान इसको सीख रहा होता है। इसको और सोशलाइजेशन को आप एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ आपके चल रहा होता है। एंड देन वी हैव गॉट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये होता है कि यहाँ पर एक टर्म मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, वो आप नोट डाउन करें, दैट इज कॉल्ड टर्शियर रिलेशनशिप। स्पेलिंग जरा टर्शियर की चेक कीजिएगा, ठीक है, टर्शियर रिलेशनशिप। टर्शियर रिलेशनशिप मींस कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप अगर आप किसी शख्स के साथ डेवलप करते हैं जिसके साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, और आप कोई थर्ड जो है ना मीन इस्तेमाल करते हैं, कोई थर्ड रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपना रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, तो उसे हम टर्शियर रिलेशनशिप कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आज तक आप किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिले होंगे, इमरान खान, जरदारी से या नवाज शरीफ से या किसी से भी आप नहीं मिले होंगे, लेकिन आपने उनको मीडिया के जरिए से देखा है, सुना है, आप उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो टर्शियर रिलेशनशिप है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे इस तरह होंगे जो मेरे साथ नहीं मिले हैं, देखे नहीं है मुझे, मेरे साथ बैठे नहीं है, तो हमारा जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है वो भी किसी थर्ड मीडिया के मीडियम के जरिए यूज हुआ है, जो डेवलप हुआ है, तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है ये भी टर्शियर रिलेशनशिप है। तो इनफॉर्मल या जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ज्यादातर यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन की जाती है, यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर टर्शियर रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। मीडिया को यूज किया जाता है ज्यादातर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मैं और आप एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं, ये नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पर असाइनमेंट और टेस्ट होते हैं, और कभी कभार यहाँ पर डिग्रीज दी भी जाती है, और कभी कभार नहीं दी जा सकती। इसकी सिंपल मिसाल ये ले, जैसे आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करते हैं, तो वो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करते हैं तो वो आपका नॉन फॉर्मल है, क्योंकि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन कोई भी नहीं होता, आपके बुक्स आपके पास आ जाते हैं, बस आपसे जाकर पेपर देते हैं, आप वर्कशॉप भी ऑनलाइन अटेंड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई असाइनमेंट्स और क्विज जमा करवाने होते हैं, और आपको उसके बदले में डिग्री मिल जाती है। तो ये एजुकेशन के टाइप्स हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो जो एम्स बताए वो इनके साथ आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ फंक्शंस है। पहले हम मैनिफेस्ट फंक्शंस की तरफ जाते हैं कि एजुकेशन जो शख्स भी हासिल करता है उसका सबसे अहम टारगेट ये होता है कि हम क्या करें, अपने कल्चर को ट्रांसमिट करें फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के लिए बहुत जरूरी है कि हम किताबें पढ़ें, जैसे हम आज अपने आबा अजदाद के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने मजहब के बारे में पढ़ते हैं, हम 1400 साल पहले कुरान मजीद आया, अम्बिया आए, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका जो कल्चर अडॉप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन का किरदार, एजुकेशन का सहारा लेते हैं। फिर अक्सर ये होता है कि आपको एजुकेशन जो है वो ऑक्यूपेशनल रोल के लिए तैयार करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो तमाम चीजें वो हैं, जब आप फील्ड पे जाएंगे, जब आपकी नौकरी हो जाएगी इंशाल्लाह, जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत हेल्प आउट करेंगी। तो आपको जो
मुस्तकबिल में जो भी ऑक्यूपेशन आपको मिलेगा, जो भी आपको जॉब मिलेगी, उसको तैयार करने के लिए, उसके लिए आपको एडजस्ट करवाने के लिए आपको क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। इसी के साथ साथ इन्वेंशन, डिस्कवरी और इनोवेशन के लिए भी आपको एजुकेशन का बहुत अहम किरदार होता है कि आपको जो है ना सिखाया जाता है कि भाई क्या चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं और क्या चीज़ें डिस्कवर होंगी, किस तरीके से इनोवेशन लाई जा सकती है। अबव ऑल इट हेल्प्स अस इन पर्सनल एडजस्टमेंट। मतलब ये होता है कि अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन की बुनियाद पर आप अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं, एजुकेशन की बुनियाद पर आप अच्छी प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं, आपका अच्छा मकाम मिल जाता है माशरे में, तो आपकी पर्सनल जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए भी इंसान एजुकेशन हासिल करता है कि जितनी अच्छी नौकरी हासिल करेंगे उतना अच्छी जॉब मिलेगी हमें, उतना ज्यादा जो है ना हमें सोसाइटी में रिगार्ड मिलेगा। और इंसान की पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये तमाम जो है ना वो एजुकेशन के जरिए से देखने में मिलती है। एंड देन इसके साथ हमारे पास लेटेंट फंक्शन भी है। वो तो हमारे पास माइंड में हम लेकर चल रहे होते हैं ना कि डिग्री हासिल करना है, हमने अपना बिहेवियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन लेटेंट फंक्शन में हमारे पास जब एजुकेशन हम हासिल करते हैं तो हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी जनरेट होती है। यानी हमारे पास स्ट्रेटास, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, हमारे पास जो डिफरेंसेस है या डिविजन है वो भी क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो मैट्रिक पास है, एक एफएससी इंटर पास है, एक बैचलर है, एक ग्रेजुएट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपने क्या कर दिया, स्ट्रेटा वो कर दिया, तो अनइंटेंशनली आप लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हो कि भाई कौन एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है, या कौन जो है ना वो हायर क्लास है, कौन मिडिल क्लास है, कौन लोअर क्लास है। तो ये भी हमारी तरफ, हमारे लिए एजुकेशन की तरफ से मिलता है। और फिर एजुकेशन की वजह से हमारा जो एक्विटेंस है वो भी वाइडन होता है, यानी हमारी वाकफियत बढ़ जाती है, हम अच्छे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम अच्छे लोगों के साथ वाकफियत हासिल करते हैं, ठीक है। एंड देन सोशल कंट्रोल में हमें बड़ी मदद करता है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं। जो शख्स जितना ज्यादा तालीम याफ्ता होता है वो उतने अच्छे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है और लोगों को हर जगह पर अपनी जो सोशल कंट्रोल है, अपना मजहब है, रिलीजन है, एजुकेशन है, उन तमाम को इम्प्लीमेंट करवाता है। एंड देन ये हमारे जो जितने भी सोशल प्रॉब्लम होते हैं उन सबको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। So I hope you all got the educational institution. अगर आपके यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Over to you all, please. If it is clear, please drop me yes ताकि हम आगे चलें। ओके, नाउ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है और इसका काम क्या है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इट इज फ्रेम फॉर द बेसिक इकोनॉमिक नीड्स टू सर्वाइव। ठीक है, इंसान की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए हमने बेसिक इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, ये फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हमने सोसाइटी के एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद हॉर्टिकल्चरल एंड पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारे माशरे में वो भी एवरी नाउ एंड देन चेंज हुई है, ठीक है। टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती रही हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे जैसे चेंज हुई है उसी तरह हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी चेंज होते रहे हैं। The effectiveness of economic institution is reflected in the life living standard of the people। यानी अगर जिस इलाके में आप देखो कि जितने लोग खुश हैं या जितने लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आप ये समझ लें कि उनका जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और जहां पर आप देखते हैं कि लोग गरीब हैं, लोग अपनी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उनका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो अप टू द मार्क नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज द सेट ऑफ नॉर्म्स। याद रखें, तमाम जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो सेट ऑफ नॉर्म्स है। लेकिन उसके बाद जो है ना कोई पॉलिटिक्स को डील करता है, कोई किसी चीज को, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आप क्या चीज कितना प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कौन से गुड्स और सर्विसेज आप जनरेट करेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजम्पशन है, ये तीन मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के। तो इन तीनों को मेंटेन करना, इन तीनों को मैकेनिकल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना, इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना आपकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है।
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज चेंज्ड ऑल द पैटर्न्स ऑफ लिविंग एंड मटेरियल कल्चर टू। मतलब जितनी ज्यादा, जितना कोई भी जगह जितना ज्यादा जो है ना, या कोई भी मुल्क जितना ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस्ड होता है, तो वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक वक्त में लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता, फिर वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या होता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की वजह से होता है। इफ वी डिफाइन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या चीज कितनी पैदा करनी है, कितनी बेचनी है, कितना हमने, कितना इस्तेमाल हो रहा है, उससे हमें कितना फायदा मिल रहा है, कितना लॉस मिल रहा है, क्या चीजें हमें जनरेट करनी चाहिए, क्या हमने सर्विसेज लोगों को देनी है। अभी मिसाल के तौर पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मेरी डिमांड है, मैं वाहिद सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो मैंने टॉप किया है 2021 का, या मैं इतनी एकेडमीज में किप्स में पढ़ा रहा हूँ, मैं सीड्स में पढ़ा रहा हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरा सक्सेस रेशो है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपॉइंट हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या होता है, मुझे मैं अपने सर्विसेज का पता होता है, और इसलिए आप मेरे पास आए हो। मार्केट में आपके पास और भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन आप मेरे पास पढ़ रहे हो, उसकी वजह ये है कि डिमांड है। जब डिमांड है मेरी सर्विस की, तो आप मुझे उसके लिए पे भी कर रहे हो। तो यही क्या है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को डील करता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चीजें अच्छी होती है, क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड सिस्टम टू कंट्रोल, ठीक है, कि कंट्रोल एज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। आपका सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कुछ इकोनॉमिक सिस्टम को आपकी गवर्नमेंट जो है ना रेगुलेट करते हैं, कुछ इकोनॉमिक सिस्टम को आपके प्राइवेट इदारे मेंटेन करते हैं। तो हर मुल्क का, हर सोसाइटी का कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम होता है, और उस इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए से आप एक आइडियोलॉजी वो करते हो कि भाई मिसाल के तौर पर आपका जो माशरा है, वो कैपिटलिस्ट है, वो सोशलिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, किस किस्म का है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखें, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक टर्म लिखना चाहता हूँ, वो शायद कभी आपके टर्म्स में कहीं पर आ जाए, ठीक है। दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये तमाम इंटरकनेक्टेड होकर ही फिर सोसाइटी बनाते हैं। एक टर्म है लेजिस्फेयर, ये शायद एक फ्रेंच टर्म है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी में भी मौजूद है। लेजिस्फेयर एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, गवर्नमेंट उसमें अपनी कोई अथॉरिटी नहीं रखती। मतलब प्राइवेट जो लोग होते हैं वो अपने मर्जी से मार्केट की उतार चढ़ाव में अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी की वजह से हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर आता है। मतलब जो लोग जितनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर आया, यानी स्पेशलाइजेशन आई। मिसाल के तौर पर एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो हर किसी का फील्ड अलग है, लेकिन इस स्पेशलाइजेशन की वजह से इनमें इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। तो जब इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट होती है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके घर में कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को कोई इशू होता है तो वो सेक्रेटरी के पास जाता है, सेक्रेटरी को मिसाल के तौर पे एक घर बनाना होता है तो वो इंजीनियर के पास जाता है। तो ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हुआ, इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हुआ, और इसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, मोर एफिशिएंट हो जाते हैं और मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। यानी इंटरडिपेंडेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इकोनॉमी डील करता है, कि फॉर्मली तरीके से रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए से, या इनफॉर्मल तरीके से, जिससे आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है, आपका जो इंटरेस्ट का रेट है, आपका जो जीडीपी है, जीएनपी है, वो तमाम इसी के मुताबिक क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। एंड देन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस प्रिमिटिव या एग्रेरियन या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इनमें क्या होता है कि ये आपके आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि यार आप किस किस्म के माशरे से ताल्लुक रखते हो, किस किस्म का आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, और इसके बुनियाद पर आपको मुख्तलिफ रोल्स एंड स्टेटसेस दिए जाते हैं। इसी की बुनियाद पर आपको जो है ना ट्रस्ट, पार्टनरशिप और बिजनेस प्रमोट किया जाता है। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करवाने में इकोनॉमी का बड़ा किरदार होता है, ठीक है। इकोनॉमी सपोर्ट करता है कि भाई आप मजीद टेक्नोलॉजी बनाए, मजीद जो है ना इन्वेंशन करे, डिस्कवरीज करे, जिसकी मदद से हम मजीद इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आज आप देखते हैं यार, मशीनरी जो नई नई बनती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स बन रहे हैं, तो वो इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उस पर इकोनॉमी जनरेट करना चाहते हैं। सो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी।
देन हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के, कि इसके फंक्शंस क्या है। ये इंसान के गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने उसकी जो ज़रूरियात है, चाहे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए से है, चाहे वो डिमांड और सप्लाई के जरिए से, उनको कंट्रोल करना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम है। ये इंसान की जो नेसेसिटीज होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उसकी जो लग्जरीज और कंफर्ट्स होती हैं, उसको प्रोवाइड करने में इकोनॉमी का बड़ा किरदार होता है। कि इकोनॉमी आपको बताता है कि आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपका टैक्स क्या है, आप किस तरीके से। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास जो सारी हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, हमें बिजली मिल रही है, हमें गैस मिल रही है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हम उसकी बिल्स अदा कर रहे हैं, हम उसके टैक्सेस अदा कर रहे हैं, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको उसी के जरिए से हमें हमारे लिए दोबारा ये चीज़ें जनरेट करता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज स्पेशलाइजेशन की वजह से इंटरडिपेंडेंस या रिलायंस बहुत ज्यादा हो गई है, और फिर उसमें डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हो जाता है कि भाई जो शख्स ज्यादा पैसे वाला है तो वो ज्यादा जो है ना, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, उसके पास जो पावर है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो बहुत ज्यादा माशरे में जो है ना कम थोड़ा सा समझा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। और स्टेटिफिकेशन भी बना देता है, एक अहम किरदार है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, कि ये आपको अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये तमाम जो है ना आपके सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की वजह से होता है। आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को, स्टेटस को भी डिटरमाइन करता है कि भाई आप अमीर हो, गरीब हो, क्या आप किस माशरे में लोगों के किस तबके के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। तो ये तमाम चीजें भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और इनहेरिटेंस वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, वो भी ये रेगुलेट करता है कि भाई कितना हिस्सा बेटे को मिलना चाहिए, कितना हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए, कितना हिस्सा वाइफ को मिलना चाहिए, कितना हिस्सा माँ बाप को मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन डिटरमाइन करता है वो सारा इकोनॉमी करता है। कितना मिसाल के तौर पे पेंशन है या ग्रेजुएटी है, वो कैलकुलेट करना, आपकी सैलरीज की डिस्बर्समेंट, आपकी जो है ना अलाउंसेस की डिस्बर्समेंट, वो सारा जो है ना आपका बजट फॉर्मुलेशन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करना। और इसमें ये याद रखें कि जितना ज्यादा इकोनॉमिक रोल रखता है वो उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल रोल उस इलाके पे रखता है। ठीक है, जैसे हमारे माशरे में हम देखते हैं ना कि जो जितना ज्यादा अमीर होता है वो उतना ज्यादा पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस रखता है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि 16वीं सदी में जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वो एक बिजनेस और ट्रेड के पर्पज से आई थी। लेकिन वही बिजनेस और ट्रेड जब उनके पास पैसा बहुत हो गया तो उन्होंने पूरे पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में कर दिया, और कोई भी चीज जो है ना उनकी मर्जी के बगैर नहीं होती थी। तो मुख्तलिफ फंक्शन हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के। फिर हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के माशरे में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि नॉट कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट टुडे, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो हमारे माशरे में देखने को मिलती है। ठीक है, ना ये बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट होती है, ना ये बहुत ज्यादा सोशलिस्ट होती है, ना गवर्नमेंट भी इसमें गवर्नमेंट भी इसमें अपनी किरदार अदा कर रहा होता है, प्राइवेट इदारे भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और लेकिन इनको जो पॉलिसीज मिलती है, जो डायरेक्टिव्स मिलती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी इसे कहा जाता है। फिर कम्युनिस्ट सोसाइटीज या कम्युनिस्ट इकोनॉमी ये होती है कि coordination of economy, price, wage, quality are regulated by central planning agencies. कम्युनिस्ट सोसाइटीज या कम्युनिस्ट इकोनॉमीज ऐसी इकोनॉमीज होती है कि उनमें एक कम्यून होता है, एक एजेंसी होता है, सेंट्रल प्लानिंग की एक एजेंसी होती है जो कि पूरे चीज़ों की कीमतों को डिटरमाइन करते हैं, लोगों की तनख्वाहों को डिटरमाइन करते हैं, लोगों की इक्वलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये ज़्यादातर इस तरह की जो कम्युनिस्ट वो जो थे चाइना में या एक्स यूएसएसआर में देखने को मिलते थे। और फैसिस्ट सोसाइटी या इकोनॉमी क्या है कि यहाँ पर एक पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी डिक्टेटरशिप होता है, ऑर्गेनाइज बाय कैरिज्मेटिक लीडर रूल द फैसिस्ट सोसाइटी। मतलब एक शख्स होता है या कुछ लोग होते हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और अपने मर्जी से जो है ना वो बिजनेस को और लोगों की इकोनॉमी को, चीजों की कीमतों को, इन्फ्लेशन रेट को और इंटरेस्ट रेट को ऊपर और नीचे कर रहे थे। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज टॉलरेटेड बट विद इन लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि सरकार जो होता है वो प्राइवेट लोगों को इजाजत तो देता है लेकिन उनको अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, उनको अपना सबऑर्डिनेट बनाता है स्टेट के। वो कहता है कि भाई आप अपना कारोबार करो लेकिन आप क्या करो, आपने जो है ना यहाँ पर टैक्स अदा करना है। तो और उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम भी नहीं दी जाती। सो दिस वाज ओवरऑल योर सोशल इंस्टीट्यूशन। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। खैर से अगर आपका कोई